हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, हिंदी व्याकरण के निबंध लेखन पे। निबंध लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो नीचे की कक्षाओं से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी एग्जाम में निबंध लेखन के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इस तरह से निबंध लेखन की बातें करेंगे कि यदि हमने उस निबंध लेखन को, उस निबंध के बारे में हमने कभी कहीं कुछ पढ़ा भी नहीं है, तब भी हम उस निबंध को कैसे लिख सकते हैं। तो निबंध लेखन एक कला है। यदि हमारी भाषा पे पकड़ मजबूत है और यदि हम लिखना अच्छी तरह से जानते हैं तो किसी भी निबंध को हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग बातें करेंगे कि किस कक्षा में किस तरह के निबंध आते हैं, तो हमें कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज निबंध से संबंधित सभी तरह की बातें करेंगे। जो बिंदुओं में दिया रहता है तो कैसे लिखना है, यदि बिंदु में नहीं दिया है तो कैसे लिखना है, उसके बारे में बातें करेंगे। फ्रेंड्स, पहले जितनी भी वीडियो थी हिंदी व्याकरण की और डॉक्टर दीपा गुप्ता क्लास में ही डाली जा रही थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो जा रही हैं, सब मिक्स हो जा रहा है भाषा के साथ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली के साथ सब मिक्स हो जा रहा है। तो इस कारण से हम लोग जो है ना, जो हिंदी व्याकरण की जितनी भी वीडियो हैं वो दीपास क्लासेस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने डॉक्टर दीपा गुप्ता चैनल को जिस तरह से प्यार दिया है, उसी तरह से दीपा क्लासेस को भी अपना प्यार जरूर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग बातें करते हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन, ठीक है ना। निबंध, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। नी का मतलब क्या हो गया, नियम। नी का मतलब हो गया निबंध। और निबंध, बंध का मतलब क्या हुआ, बंधानुसार। मतलब जो नियमों के अनुसार बंधा हो, जो चीजें नियमों के अनुसार बंधी हो उसे निबंध कहेंगे। क्रमानुसार बंधन, तो उसे ही हम निबंध कहेंगे। तो निबंध ऐसी रचना नहीं है कि जिसमें जो मन आए वो लिख दे, इस तरह की रचना नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि निबंध जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन से, मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूर्त विषय में क्या होता है कि जो सामान्य विषय दिए रहते हैं, सामान्य विषय जिसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे दीपावली पर निबंध लिखिए, विद्यालय पे निबंध लिखिए, महात्मा गांधी पे निबंध लिखिए, तो सब मूर्त विषय हैं, तो सामान्य विषय संबंधित मूर्त हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे सामान्य परीक्षाएं हैं, उसमें अमूर्त निबंध भी लिखा जाता है, दिया जाता है। तो अमूर्त निबंध में क्या होता है कि जो हमें खुद सोचना है, उस टॉपिक के बारे में हमें खुद सोचना है, कल्पना करना है, फिर उसके बाद हमें उसमें लिखना है। तो निबंध जो है दो तरह से हुआ, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स उसमें बहुत बार दिया रहता है निबंध लिखने में कि उसमें संकेत बिंदु, बहुत सारे निबंध संकेत बिंदु के साथ दिए रहते हैं, लेकिन बहुत सारे में संकेत बिंदु नहीं दिया रहता है। तो जिसमें संकेत बिंदु दिया रहेगा, जिस भी निबंध में संकेत बिंदु, अक्सर हम लोग देखेंगे कि 8वीं 10वीं तक की जो परीक्षा के जो निबंध आते हैं उसमें संकेत बिंदु दिया रहता है, भूमिका लिखिए, फिर उसमें टॉपिक दिया रहेगा, तो हमें उसके अंतर्गत ही निबंध लिखना है। लेकिन संकेत बिंदु नहीं दिया है, मुख्य बात यहाँ पे आती है। जब संकेत बिंदु नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, फिर संकेत बिंदु बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे किस तरह से संकेत बिंदु बनाते हैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आज हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी निबंध जो रहेगा, कोई भी निबंध संकेत बिंदु के साथ ही हमें लिखना है, उसमें दिया हो या न दिया हो। मान लीजिए कोई भी निबंध दिया है तो किसी भी निबंध में 3 भाग ही होते हैं, बस केवल निबंध में 3 भाग होते हैं। देखिए मुख्य भाग जो है, निबंध के जो मुख्य भाग में वो 3 ही हुआ। ये प्रस्तावना होता है, ठीक है, प्रस्तावना, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है उपसंहार या निष्कर्ष। तो किसी भी निबंध को सिर्फ 3 भाग में हम लोग लिखते हैं, प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। तो प्रस्तावना में जो है ना, जो भी विषय दिया रहेगा उसकी सामान्य जानकारी हमें उसमें लिखनी होती है। जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में जो भी विषय दिया हुआ है उसका अर्थ लिखते हैं, उसका महत्व लिखते हैं, उसका प्रभाव लिखते हैं, उसका लाभ लिखते हैं, उसकी हानियां लिखते हैं और फिर उपाय लिखते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हम लोग उपसंहार लिखते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग इसके बारे में, कोई भी निबंध जो होती है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अपना संकेत बिंदु बना लेते हैं। यदि हम लोग इस चीज को, बस केवल इस चीज को हम लोग यदि ध्यान में रखें तो हम लोग किसी भी निबंध को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बस प्रस्तावना जान गए, प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार, इसमें कोई भी निबंध आया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक निबंध आता है, अभी हम लोग बहुत सारे निबंधों के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो कोई निबंध आता है तो उसका टॉपिक यहाँ पे लिख दिए, फिर उसका क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है ना, ये जितने भी टॉपिक हैं ये जरूरी नहीं है कि सभी निबंध में रहे हैं।
सभी बिंदु का हम प्रयोग करें। बहुत बार हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें दिमाग में इस सब चीज को बिठा के रख लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नारी शिक्षा के बारे में आया, नारी शिक्षा के बारे में आया, तो नारी शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, तो उसमें हानि नहीं होगा, नारी शिक्षा से कोई हानि नहीं होगी। फिर उपाय हो सकता है, मतलब उसको और ऊपर करने के लिए और हमें क्या करना है, तो वो लिख दिए। फिर उसके बाद उपसंहार लिख दिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मान लीजिए विज्ञान के बारे में आया, तो विज्ञान के बारे में पहले प्रस्तावना लिख लिए, मध्य भाग में अर्थ लिख लिए, विज्ञान का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव है, उससे क्या लाभ है, उससे क्या हानियां हैं, क्या उपाय है। तो ये टॉपिक को यदि हम अपने माइंड में रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी निबंध लिख पाएंगे। और फिर ये उपसंहार होता है। उपसंहार में क्या होता है कि जो भी बातें हम लोगों ने लिखी है उसको कंक्लूजन के रूप में हम उपसंहार में लिख देते हैं, हेडिंग के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अच्छे निबंध के लिए क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए उसे जान लेते हैं। अच्छे निबंध लिखने के लिए मतलब यदि हमें अच्छा मार्क्स पाना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, आवश्यक बातें। आज हम लोग आवश्यक बातें देखेंगे। सबसे पहले तो विषय का ज्ञान सबसे बड़ी बात है कि जिस पे निबंध लिखना है उस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। बिना जानकारी के तो नहीं लिख पाएंगे। विज्ञान के बारे में आए, समाज के बारे में, जिस बारे में भी आए, तो उसके विषय का हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर रूपरेखा की जानकारी, हमें जो है ना किस तरह से उसका रूपरेखा बनाया जाता है, प्रस्तावना में क्या होना है, मध्य भाग में क्या होना है, जो उसका महत्व, अर्थ, लाभ, हानि, ये सब लिखा जाता है। साथ ही साथ उपसंहार या निष्कर्ष लिखा जाता है। तो रूपरेखा किस तरह से बनाया जाता है उसकी जानकारी होना चाहिए। फिर प्रारंभ जो है ना तथ्य पंक्ति के साथ। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, जब भी हम कभी निबंध लिखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग होना है ना तो बिल्कुल दमदार होना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम एक बार पेन पकड़े और लिखना शुरू किए तो शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए साहित्य पे निबंध लिखना है तो सबसे स्टार्टिंग में लिख दीजिए, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह दिल जहाँ साहित्य नहीं है। फिर उसके बाद अपना लिखना शुरू करिए। तो इससे फिर सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको साहित्य की पूरी जानकारी है, ठीक है ना। तो कोई भी बड़े लोगों का कथन, जितने बड़े बड़े विचारक लोग हैं तो उनका कथन या फिर कविता की 2 पंक्ति, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, किसी भी चीज में एकदम स्टार्टिंग जो है ना बिल्कुल दमदार करिए, स्टार्टिंग करिए। फिर उसके बाद प्रस्तावना, फिर उसके बाद फिर इस तरह से लिखना शुरू करिए, ठीक है। तो प्रारंभ जो है ना पंक्ति के साथ हिंदी अंग्रेजी किसी में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हिंदी का है तो हमें हिंदी लिखना है, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी ही लिखना है, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बिंदु का स्पष्टीकरण होना चाहिए, मतलब जो भी आप बिंदु डाल रहे हैं तो उसमें मालूम है कि जैसे लाभ लिख रहे हैं तो उसमें लाभ वाली ही बातें लिखिए, उसमें कुछ ऐ मत लिखिए। साथ ही साथ में कविता, तथ्य या कोट के साथ आप उसको प्रूफ करिए। जैसे लाभ वाली बात है तो उसमें कोई ऐसा भी तथ्य आ रहा है जो लाभ से संबंधित है तो उसमें उसको डाल दीजिए, ठीक है। फिर सरलता, सहजता व अनुच्छेद में लिखना। तो फ्रेंड्स कभी भी ना अपना पांडित्य प्रदर्शन करने की कोशिश मत करिए कि मुझे मेरी भाषा पे पकड़ बहुत अधिक है, मैं बहुत अच्छे शब्द यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना है। सरल शब्द, अच्छे शब्द, सुगठित शब्द लिखिए और साथ ही साथ अनुच्छेद में लिखिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार वहां लिखना शुरू किया फिर पूरा नीचे तक खत्म हुआ, ऐसा नहीं। छोटे छोटे पैरा बनाइए और सभी पैरा, कोशिश करिए कि सभी पैरा जो है ना समान रूप से रहे, ठीक है ना, उस तरह से। फिर अवतरण चिन्ह का प्रयोग व अंडरलाइन करना। तो जो भी आप निबंध लिखेंगे तो उसमें अवतरण चिन्ह, मान लीजिए किसी का कुछ कोट दिया हुआ है तो उसको इस तरह से, कोट को ऐसे इस तरह से अवतरण चिन्ह में डाल दीजिए, ठीक है ना। यदि मान लीजिए किसी किताब का नाम लिखते हैं तो उसे इस तरह से डाल दीजिए, या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उसको अवतरण चिन्ह में, और साथ ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दूर से ही दिखना चाहिए कि आपका निबंध जो है ना बिल्कुल जोरदार है। फिर लिखावट सुंदर व वर्तनी शुद्ध। तो फ्रेंड्स ये तो सबसे बड़ी बात है, लिखावट बिल्कुल खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा किसे नहीं भाता। तो जितनी खूबसूरती से उसको आप प्रस्तुत करेंगे ना उतना ही ज़्यादा जो चेक करने वाला रहता है उसका मन जो है ना उतना ही खुश हो जाता है। तो कोशिश करिए कि लिखावट सुंदर हो और वर्तनी शुद्ध हो। ज़्यादा आ ई की मात्रा जो है ना, यदि जितना ज़्यादा आप गलत करेंगे तो जो चेक करने वाला होगा बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल शुद्ध, वर्तनी जो है शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। फिर नंबरिंग करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो नंबरिंग करना है इसे हमें बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसको ना आप 1 2 3 करके आराम से, जैसे नंबरिंग करें ना तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा भी बता सकते हैं। या फिर इसके 3 भाग हैं, जैसे किसी चीज़ को बताना है तो वहाँ पे इसका नाम लिखिए, तो 3 भाग में ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है ना। तो नंबरिंग करते हुए सुंदरता के साथ लिखिए, नंबरिंग कर दीजिए। फिर
शैली रोचक, मतलब आपके जो लिखने की शैली हो। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कहानी हमें पता होती है, लेकिन जो लेखक है उसके लिखने की शैली ऐसी होती है ना कि फिर भी वो दोबारा पढ़ लेता है। एक एक कहानी को 4-4 बार पढ़ लेता है। क्यों पढ़ लेता है? एक एक सिनेमा को लोग 4-4 बार देखते हैं, जानते हैं ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी रोचकता के साथ उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो शैली जो है ना रोचक होना चाहिए। कथन, सुक्ति, प्रेरक प्रसंग, कविता, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार का उसमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है वो जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से सरस रूप में पढ़े। लेकिन इतना ज़्यादा भी अति नहीं करना है कि जो है ना अलग से ही लगे कि थोड़ी लिपापोती किया, वैसा भी नहीं। बिल्कुल सहज दिखना चाहिए, बिल्कुल आसान दिखना चाहिए वैसे। फिर व्यक्तिगत राय, तो फ्रेंड्स जो भी निबंध लिखते हैं तो आपने सबकी राय तो बता दी, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। साथ ही साथ में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुख्य हमें यही तो जानना है। जो अमूर्त विषय दिया हुआ रहता है उसमें जो है एग्जामिनर यही तो जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे व्यक्तिगत राय भी हमें उसमें देनी चाहिए। साथ ही शब्दों का ध्यान, सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, शब्दों का ध्यान तो हमें रखना ही है। क्यों रखना है? कि यदि मान लीजिए यदि दिया है 5 नंबर का, मान लीजिए कोई निबंध जो है ना 5 नंबर का दिया है और हम 1000 शब्द में लिखे, तो पता चला कि पूरा सब टाइम तो हम उसी में लगे रह गए, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए उसमें दिया है, बहुत बार तो रहता है ना जो बच्चों की क्लास में कि 10 लाइन में लिखिए, तो आप नंबरिंग करके 1 2 3 नंबरिंग करके 10 लाइन लिख दिए। जैसे मान लीजिए विद्यालय के बारे में लिखना है, ठीक है ना, तो हमारे विद्यालय का नाम ये है, हमारे विद्यालय में ये चीज़ पढ़ाया जाता है, हमारा विद्यालय जो है यहाँ पे स्थित है, हमारे विद्यालय के जो हमारे प्राचार्य और आचार्य हैं वो बहुत ही अधिक शिक्षित हैं, हमारे विद्यालय में खेल पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, हमारा विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्राइज लाया, हमें अपने विद्यालय पर पढ़ने में बहुत गर्व है। तो इस तरह से आप जो है ना 10 लाइन लिख देते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कहीं पे 5 नंबर का केवल दिया हुआ है, ठीक है ना निबंध, और उसमें लिखा है कि 200 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, तो हमें क्या करना है? बस केवल 2 पेज लिख करके उसको छोड़ देना है। ये 300 शब्दों में लिखा है, मान लीजिए 300 शब्दों में है, तो 300 शब्दों में दिया हुआ है और 10 नंबर का है, 3 से 350 शब्दों में लिखिए और 10 नंबर का है, तो उस समय हमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए उसमें लिखा है 10 मार्क्स, ठीक है ना, 10 मार्क्स, और शब्द क्या रहेंगे? 3 से 350, तो हमें क्या करना है? 3 to 4 पेज, 3 to 4 पेज, ठीक है, 3 to 4 पेज हमें वहां पे लिखना है। तो शब्दों को बिल्कुल ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि निबंध जो है ना लास्ट में लिखिए, जल्दी पूरा करके और फिर लास्ट में लिखिए, और साथ ही साथ संकेत बिंदु के साथ लिखिए। तो बहुत बार ना यदि आप संकेत बिंदु लिख देंगे तो फिर अपने आप पता चल जाए कि व्यक्ति को जो है ना निबंध तो मालूम ही था, लेकिन वो लिख नहीं पाया, किसी भी कारण से वो लिख नहीं पाया। तो फ्रेंड्स आइए फिर कुछ निबंधों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ निबंध के उदाहरण हैं, किस तरह से संकेत बिंदु निकाले जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो यदि आप इन संकेत बिंदु को ध्यान से देख लिए, समझ लिए एक बार, तो निश्चित रूप से आप कोई भी निबंध लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू मतलब कोई भी व्यक्ति के बारे में यदि लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखना है? सबसे पहले तो भूमिका, मतलब जवाहरलाल नेहरू कौन थे उसके बारे में हमें बताना है। फिर उनका जन्म व परिचय, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और परिवार, ये किस परिवार में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये सब बताना है। शिक्षा, इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई, इस चीज को बारे में जानना है। फिर राजनीति में प्रवेश, हमें ये जानना हो कि जिस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस तरह का आदमी था, राजनीति से संबंधित है या उसका धर्म से संबंधित है या समाज से संबंधित है, ये तो हमें जानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो राजनीति में उन्होंने कब प्रवेश किया उसको बताना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, मतलब इन लोग सब स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो इन लोग जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन की क्या भूमिका रही उसको लिखे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, मतलब इनकी विशेषता तो हो जाती है कि वो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, तो उसको बताना है। फिर नेहरू जी की विदेश नीति क्या थी, फिर विश्व शांति में इनका क्या योगदान रहा, फिर इनकी मृत्यु कब हुई, उनका निधन, ठीक है, निधन के अंतर्गत। फिर नेहरू जी का साहित्य, तो हम लोग जानते हैं कि जब ये जेल में थे तो बहुत सारे साहित्य की रचना की थी, तो उनका साहित्य। और फिर अंत में उपसंहार, मतलब पूरा उनका समग्र व्यक्तित्व कैसा था, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए हमें गणतंत्र दिवस पे लिखना है, ठीक है, गणतंत्र दिवस, यदि हमें गणतंत्र दिवस पे लिखना है तो फिर क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस, फिर भूमिका, उसकी भूमिका कि गणतंत्र दिवस क्या है, वाकई में गणतंत्र दिवस क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताई थी ना कुछ लिखना है स्टार्टिंग में, दमदार, तो क्या लिख सकते हैं एक तरह से इसमें जनता का, जनता के द्वारा, जनता पे शासन, इस तरह का डायलॉग लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर तात्पर्य व स्वरूप, मतलब गणतंत्र दिवस से क्या तात्पर्य है और दिवस से किस तरह से भिन्न है, ठीक है ना,
ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व में क्या लिखेंगे, इसी दिन क्यों मनाया गया, आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया, कोई और दिन भी ले सकते थे, है ना। तो इसमें ऐतिहासिक महत्व इस दिन का क्यों रहा है, क्यों इस दिन पे लाए, उसको लिखना है। फिर मनाने की परंपरा जो है उसे बताना है। राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस को किस तरह से मनाते हैं, विद्यालयों में, फिर अगला हेडिंग रहेगा विद्यालयों में, तो विद्यालयों में इसको किस तरह से मनाया जाता है। फिर स्वदेश व विदेशों में, किसी भी हमारे देश में चाहे विदेशों में इसको जो है किस तरह से मनाते हैं। साथ ही साथ में उपसंहार, फिर लास्ट में जो इसका कंक्लूजन रहेगा ना उपसंहार में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो गणतंत्र दिवस हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, मान लीजिए कोई त्यौहार है, ठीक है, कोई त्यौहार है, होली है, तो होली के बारे में कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे होली के बारे में लिखना है तो होली जो है एक त्यौहार है, तो पहले उसकी भूमिका लिखेंगे। होली क्या है, एक भारतीय त्यौहार है, इसलिए से जो है ना हमारा नया साल शुरू होता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह का नया साल जो है ना इस दिन से शुरू होता है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, यथार्थ रूप से उद्देश्य क्या है, रंगों का त्यौहार है, उसके बारे में लिखिए। फिर होलिकोत्सव, रंग में परिवर्तन, तो पहले कैसे होली खेलते थे, धीरे धीरे इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में लिखिए। फिर पुरातन कथा, बसंत ऋतु जो है ना, बसंत का ऋतु पर्व है, तो पहले जो यहाँ पे कृष्ण और पूतना इससे संबंधित जो कहानी है इसके अंदर, ठीक है ना, यदि आप जानते हैं तो उसको लिखिए। और फिर वो कृष्ण से समय से वो चली आ रही वाली त्यौहार है, इसके बारे में लिखिए। फिर मनाने की विधि, इसे मनाते कैसे हैं, इसके बारे में लिखिए। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि, मतलब इसका क्या है, मतलब लोगों में एकता स्थापित हो जाती है। कहने का हर त्यौहार है, लेकिन क्या है ना, लोगों की बॉन्डिंग जो है ना और अधिक मजबूत हो जाती है कोई भी त्यौहार मानने से। उसमें भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना, इसका विकास होता है। बड़े छोटे जो लोग रहते हैं उसमें आदर और प्रेम का भी इसमें विकास होता है, उसको लिखना है। फिर मेल, प्रेम व एकता का प्रतीक, इसके बारे में लिखिए कि उसमें किस तरह से जो है ना इस त्यौहार के मनाने से लोग किस तरह से मिलते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। फिर वर्तमान दोष, साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें इसमें दोष भी, जो हानियां वाला टॉपिक था ना उसके अंतर्गत इसमें लिखना है कि हानि अभी क्या हो रही है। पहले लोग ऐसे मनाते थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे विद्रूप रूप में उसको ले लिए हैं। अभी क्या उसके चलते लोग जो है ना रिश्ते के आड़ में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं। होली के नाम पे लोग बहुत ही बुरा कर रहे हैं, उसमें लिख सकते हैं। फिर उपसंहार, पूरी तरह से मतलब अच्छा तो है, साथ ही साथ में यदि इन दोषों को दूर कर दिया जाए तो होली जो है ना बहुत ही अच्छे त्यौहार के रूप में है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जीवन में खेल का महत्व यदि हमें जानना है, ठीक है, जीवन में खेल के महत्व टॉपिक पे जानना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना सभी का रहेगा, स्टार्टिंग, प्रस्तावना और उपसंहार, ये दो ही रहेगा। ये तो क्या है ना, प्रथम भाग और ये आखिरी भाग। ये जो मध्य भाग है ना, बस इसी में बदलाव होता है। ये देखिए मध्य भाग में ही बदलाव होता है, हमें उसी को जानना है। तो जीवन में खेल के लिए क्या रहेगा, तो खेल प्रतियोगिता के लिए हमें बता देना है कि जो खेल जो होता है ना प्रतियोगिता के लिए, मतलब कहीं कुछ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसमें खेल कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैत्री भावना का विकास, मैंने खेल के चलते कितनी अच्छी तरह से दोस्ती आगे बढ़ जाती है, कितना लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह से दोस्त बन जाते हैं, बहुत बार लड़ाई करते हैं फिर खेल से फिर मिल जाते हैं उसका। फिर अनुशासित जीवन, मतलब जो खेल खेलते हैं ना तो उससे व्यक्ति डिसिप्लिन सीखता है, कभी भी व्यक्ति अनुशासन में रहना सीखता है, इसको लिखेंगे। फिर खेल से यश व मान की प्राप्ति, अब इसे बताने की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको तो पता है। यदि अच्छे से खेलेंगे, ओलंपिक में पहुंच गए, नेशनल इंटरनेशनल पहुंच गए, तो फिर हमें क्या क्या मिलने वाला है ये बताने की आवश्यकता तो हमें बिल्कुल नहीं है। आप इसको तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। खेल मनोरंजन का साधन, मतलब खेल जो है वो तो खेलते ही है, साथ ही साथ में मूड फ्रेश का सबसे बड़ा साधन खेल है। फिर स्वास्थ्य में वृद्धि, ऐसे भी बोला जाता है कि एक जो है ना लाइफ में कभी भी एक स्पोर्ट्स रखना चाहिए, इससे क्या होता है कि हम बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं, तो उसको लिखना है। फिर साथ में उपसंहार, तो इसके बारे में जो भी बातें हैं वो उपसंहार में लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप यदि मान लिखना है तो, या फिर विज्ञान एक चमत्कार, विज्ञान से संबंधित निबंध तो बहुत ही अधिक आते हैं। तो यदि हमें लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का चमत्कार, कुछ भी विज्ञान संबंधित है, सबसे पहले क्या करना है, प्रस्तावना। प्रस्तावना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में विज्ञान के बारे में संक्षेप रूप में बता दीजिए, ठीक है। फिर अर्थ व परिभाषा, हमें क्या करना पड़ेगा, विज्ञान के बारे में अर्थ बताना पड़ेगा। क्या, उसी प्रकार शब्द को तोड़िए। वि का मतलब विशेष, प्लस ज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान, तो विशेष रूप से जो विशेष ज्ञान होता है, व्यवस्थित रूप से ज्ञान होता है वो विज्ञान है, तो उसका अर्थ और अभिप्राय बताइए। फिर विज्ञान का क्षेत्र क्या है, विज्ञान क्या क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में है, विज्ञान का क्षेत्र तो बहुत विशाल है, उसके बारे में लिखिए।
फिर शक्ति के साधनों का विकास, विज्ञान जो है किसी भी शक्ति का जो है उसके साधन का विकास करता है, उसके बारे में लिखे। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ हुआ, तो मतलब विज्ञान का क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र तो बताना पड़ेगा ना। तो शक्ति के साधन के रूप में जो है विज्ञान कितना आगे है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बहुत सारे विज्ञान के कारण जो है बहुत सारे रोग जो थे, जो पहले बिल्कुल जिसका इलाज असंभव था, लेकिन विज्ञान के कारण बहुत सारा संभव हो गया। फिर संचार के क्षेत्र में, आजकल तो मीडिया कितना आगे निकल जा रही है, सब विज्ञान का ही है ना। फिर हथियार के क्षेत्र में आगे कर रही है। मनोरंजन के साधन में तो विज्ञान कितना ज्यादा आगे आ गया है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, हाथ हाथ में सबके मोबाइल आ गया है ना। फिर विज्ञान अभिशाप के रूप में, इतना के बाद फ्रेंड जो हानियां बताए ना, ये तो लाभ बता दिए हम लोग, तो उसके बाद ये हानियां, तो हानियां में फिर अभिशाप के रूप में इसका क्या गलत प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। व्यक्ति का जो है ना इसको किस तरह से गलत दिशा में ले जा रहा है, एक बार पूरा जीवन भी खत्म हो जाता है किसी का, तो इसको बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद उपसंहार। तो फ्रेंड्स एक बात और, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बिंदु होना चाहिए और यही बिंदु सही है, ऐसा नहीं है। आप चाहे ना इसके अलावा भी, ठीक है ना, विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानियां, इस तरह से करके आप अपने तरफ से भी बिंदु लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है ना, बेरोजगारी की समस्या पे हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी की समस्या सबसे पहले तो वही रहेगा, प्रस्तावना, बेरोजगारी की समस्या प्रस्तावना। फिर बेरोजगारी के कारण और औद्योगिकरण, मतलब आजकल बेरोजगारी के क्या कारण है। सबसे पहले तो बेरोजगारी प्रस्तावना में बेरोजगारी का अर्थ बताना है, बेरोजगारी क्या है, ठीक है ना, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। फिर उसके बाद बेरोजगारी के क्या कारण है, और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब जो औद्योगिकरण का जो विकास हुआ, बहुत सारे कल कारखाने फैक्ट्री है, उसके कारण तो बेरोजगारी आई ना, तो उसको बताना है। फिर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है, लोग पढ़ के तो बहुत निकल जा रहे हैं लेकिन नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है, तो उसको बताना है। फिर उसका क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, और किस किस कारण से बेरोजगारी हो रहा है, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली कारण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि कारण हो रहा है। फिर बेकारी के क्या दुष्परिणाम है, बेकारी मतलब बेरोजगारी होने से क्या क्या नुकसान है, ठीक है ना, समाज में किस तरह से घातक है, उसको बताना है। फिर बेरोजगारी दूर करने के उपाय, और फिर उसके बाद उपसंहार, उपसंहार में जो इन सब बातें हैं सबको मिला करके उपसंहार लिख देंगे। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, देखिए बेरोजगारी की समस्याएं लिखे ना, तो यहाँ बेकारी की समस्या तो प्रस्तावना लिख दिए, ठीक है ना। फिर बेकारी का अर्थ लिख दिए, फिर बेकारी के कारण लिख दिए, 3-4 कारण बता दिए, जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा, औद्योगिकरण, 3 ठो उसको लिख दिए, शिक्षा लीजिए। फिर उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में पूरा जो निष्कर्ष है उसको उपसंहार में हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए साहित्य और समाज, ठीक है ना, ये निबंध तो बहुत ही अधिक आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उन सभी निबंधों को भी रखी हूँ जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे साहित्य और समाज है, तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना लिख दिए। तो साहित्य का मतलब भी तो जानना है, बहुत तो साहित्य का मतलब भी नहीं जानते, ठीक है। तो साहित्य का मतलब बता दिए, समाज का मतलब बता दिए। फिर साहित्य का समाज पर प्रभाव, मतलब साहित्य जो है किसी भी साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखना है। फिर समाज का साहित्य पर प्रभाव, मतलब कोई भी समाज जो है उसके ऊपर मिलना है ना, पहले तो साहित्य का प्रभाव और फिर साहित्य पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है इसको लिखना है। जैसे मान लीजिए एक घटना आज कोई घटी, आप देखिए कल जो है ना उसके ऊपर बहुत सारी कविता, कहानियां, लेख बहुत सारे आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जैसा समाज रहता है वैसा साहित्य बनता है। साथ ही साथ में यदि किसी का घर है, कोई घर में बहुत अच्छी अच्छी किताब पढ़ते रहता है, तो होता क्या है, धीरे धीरे अच्छी बातें पढ़ते पढ़ते उसका चरित्र भी वैसा हो जाता है, पूरे समाज का चरित्र वैसा हो जाता है। तो ये दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। किताब जो है ना समाज को प्रभावित करता है, समाज जो है किताब को प्रभावित करता है, लेख को प्रभावित करता है। तो अन्योन्याश्रित संबंध, दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, उसको लिखना है। फिर उन्नत समाज में साहित्य की क्या भूमिका है, कोई भी समाज जो है बहुत डेवलप हो गया है, ठीक है ना, उसमें साहित्य की क्या भूमिका थी, मतलब उसको लिखना है। फिर उपसंहार जो उसका निष्कर्ष है उसको लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है भारत के गांव या ग्रामीण समस्या, यदि हमें आता है भारत के गांव या ग्रामीण समस्या पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिख देंगे, ठीक है ना। प्रस्तावना और उपसंहार तो आप जान ही गए, उपसंहार को जो है ना निष्कर्ष भी बोल सकते हैं। देखिए इसको जो है ना निष्कर्ष भी बोल सकते हैं और प्रस्तावना को भूमिका भी बोल सकते हैं। बहुत जगह आप देखे होंगे कि वहां पे भूमिका भी लिखा हुआ था, चाहे निष्कर्ष भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से प्रस्तावना या भूमिका। फिर भारतीय गांव की स्थिति क्या है, भारतीय गांव की स्थिति। फिर गांव के रीति रिवाज, गांव के रीति रिवाज क्या है उसके बारे में। फिर पिछड़ेपन के कारण, गांव के पिछड़ेपन का क्या कारण है, फिर गांव में कैसे सुधार कर सकते हैं। फिर उपसंहार। तो हमें यदि हमारे माइंड में कुछ संकेत बिंदु रहेगा ना तो लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।
चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हमें लिखना है भारत के किसान। ये सब टॉपिक बहुत जोरदार टॉपिक है, बहुत बार आता रहता है, ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर इसके बाद भारतीय किसान का अभावग्रस्त जीवन, मतलब जो भारतीय किसान है किस तरह से वो गरीबी में जीता है, किस तरह से वो जो है ना खाने के लिए भी बहुत लाचार रहता है, वो उस तरह से खेती पर ही निर्भर रहता है, उसके बारे में लिखना है। फिर पशु ही किसान का सच्चा धन, मतलब लगता है ना कि यदि उसके पास 2 बैल हैं तो चलो वो खेती कर सकता है, ठीक है ना, तो पशु पे ही वो जो है ना उसका जीवन पूरा निर्भर रहता है। फिर किसानों की क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण ही आजकल किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बारे में लिखूंगी उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। फिर उनकी दशा सुधार, किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, सामान्य नागरिक को क्या करना चाहिए, उसके बारे में। फिर उसके बाद उपसंहार, उसके बाद फिर हम लोग उपसंहार लिख देंगे, फिर उसके बारे में जो है पूरा बता देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में जो निबंध लेखन है तो उसको आप आसानी से अब लिख सकते हैं, भले ही पढ़ा हुआ टॉपिक आए या पढ़ा हुआ टॉपिक न आए, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस निबंध को 2-3 भागों में बांट लेना है। पहले तो प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार। प्रस्तावना में उसकी हल्की रूपरेखा बना देनी है, ठीक है ना, और मध्य भाग में उसका अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानि, उपाय, ये चीज होना है। फिर उसके बाद उसका उपसंहार, मतलब उसका निष्कर्ष, सबसे लास्ट में जो है ना निष्कर्ष लिखना है, और उसमें जो है ना जो बातें ऊपर बताई गई है उसको कंक्लूजन के रूप में नीचे लिख देना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि अब आने वाली परीक्षाओं में निबंध से कोई भी समस्या, निबंध से संबंधित जो है ना समस्या अब आपको आएगी ही नहीं, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, जहां पे बिंदु दिया हुआ है तो आपको बिंदु के अंतर्गत लिखना है, लेकिन जहां बिंदु नहीं दिया है तो आपको खुद बिंदु बनाने हैं। चाहे तो आप बिंदु को पहले लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाए ना, इस तरह से बिंदु को लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद नीचे से आप अपना लिखना शुरू करें, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि समय अभाव के कारण आप जो है ना पूरा सभी को डिटेल नहीं कर पाए, सभी को नहीं लिख पाए, फिर भी एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने तो बिंदु बना ही दिया है, हो सकता है कि इसको समय ना मिले, तो फिर भी आपको अच्छे मार्क मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको बिंदु नहीं बनाने हैं फिर भी, जैसे बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं यूपीएससी वगैरह से संबंधित जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें ना आपको बिंदु नहीं बनाना है, लेकिन माइंड में बिंदु को रखते हुए ही उस पैरा को एक्सप्लेन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।